शर्तों का एक बहुत खतरनाक जाल बिछा हुआ है, अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, और इसीलिए बातचीत सिरे तक पहुंच नहीं पा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स शर्त रख रहा है उच्च समृद्ध यूरेनियम जो है, आपने जो बहुत ज्यादा एनरिच करके यूरेनियम रखा हुआ है उसको हटाया जाए, ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। तो उधर ईरान कह रहा है सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, हाँ यूएस ने यह बात भी कही है कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी आप रख सकते हैं, उसके अलावा आपके यहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं रहेंगी। तो ये तमाम शर्तें जो अमेरिका की तरफ से हैं, अभी आपको ईरान की शर्तें भी बताऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो ये कह रहे हैं कि कॉम्पनसेट किया जाए, ये युद्ध हुआ, हमको बड़ा नुकसान हुआ है, इसका हमको मुआवजा चाहिए, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई नुकसान की भरपाई नहीं होगी। ये भी कहा गया है कि जो आपके फ्रोजन असेट्स हैं उनमें से कुछ संपत्तियों, शायद 25% के आसपास की कुछ सहमति बनी है कि वो 25% के आसपास ओवरऑल का हम डीफ्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप उम्मीद मत रखिए। यह भी कहा गया है कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुले और न्यूक्लियर रोल बैक के साथ खुले, मतलब ये दोनों काम एक साथ हो। ऐसा ना हो कि आप न्यूक्लियर वाली बात को आने वाले दिनों के लिए टाल दें और कहें कि फिलहाल हम हॉर्मुज खोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हॉर्मुज भी खोलिए और साथ में न्यूक्लियर को भी अपने यहां से हटाइए, जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम आपने रखा हुआ है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके प्रॉक्सीज का नेटवर्क भी, हमास का, हूती का, खत्म कीजिए, अब ये नहीं होना चाहिए, हिजबुल्लाह आप समाप्त कीजिए। इधर ईरान की जवाबी शर्तें हैं कि युद्ध का मुआवजा लिए बगैर तो बात ही नहीं बनेगी, आपने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है, हमको बहुत पीछे पहुंचा दिया है। यह भी कह दिया है कि हॉर्मुज खुले, लेकिन नियंत्रण ईरान का स्थापित माना जाए पूरी दुनिया में, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। यह भी कहा गया है कि सभी तरह के सैंक्शंस हटाइए। अभी सिर्फ तस्नीम यह कह रहा है कि शायद ऑयल सैंक्शंस के बारे में अमेरिका में विचार हो रहा है, फ्रोजन प्रॉपर्टीज पूरी तरह से रिलीज की जाए। उधर कहा जा रहा है कि नहीं, पूरा नहीं संभव है, केवल 25% संभव है। और यह भी कहा गया है कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले युद्ध स्थायी रूप से खत्म किया जाए, ऐसा नहीं कि हमको इसमें ब्लैकमेल किया जाए, उसके बाद हम न्यूक्लियर पर बातचीत करेंगे, ये सेकंड फेज में रखा जाए, पहले फेज में नहीं। और यह भी कहा गया है कि कुछ यूरेनियम तीसरे देश को भेजने के संदर्भ में ऑफर दिया जा सकता है। ये ईरान की तरफ से जवाबी शर्त आई है। और अभी तक अगर आप लब्बुल-लुआब देखें तो अब तक 5 से ज्यादा बार नई शर्तें रखी गई हैं। हर बार दोनों तरफ से एक दूसरे की शर्तों को खारिज किया गया है कि ना ये तो हमको मंजूरी नहीं है। और इसीलिए बातचीत तो चल रही है लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा है। और इसीलिए यह लग रहा है कि यह जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं जंग हो, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी अब इसको लेकर डेस्परेट होते जा रहे हैं। तो क्या अचल मल्होत्रा सर, ये जो बातचीत एक डिप्लोमेट की हैसियत से आप समझते हैं कि कहां पर कैसे बनती है और कहां पर कैसे नाकाम हो जाती है, यहां नाकामी का ही परसेंटेज ज्यादा है क्या? नमस्कार दिनेश, देखिए इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके आते हैं। बड़ी से बड़ी डिमांड आप टेबल पे रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से अगर हम नेगोशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता या मीटिंग पॉइंट निकल के आएगा। अभी आपने देखा पिछले कई दिनों से इनके बीच में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं, खुल के सारी डिटेल सामने नहीं आ रही, फिर भी जो भी सामने आ रहा है उससे लगता है कि एक सेट ऑफ डिमांड्स इनकी तरफ से जाती है, उसे थोड़ा मॉडिफाई करके दूसरी तरफ से भेजा जाता है, फिर ये उसको मॉडिफाई करके भेजते हैं, लेकिन मीटिंग पॉइंट अभी नहीं है। मीटिंग पॉइंट इसलिए नहीं है कि फिलहाल आज की तारीख में जो दोनों तरफ से डिमांड की जा रही हैं वो एक दूसरे को भी फिलहाल मंजूर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और इसका खमियाजा जो है पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। और आने वाले वक्त में अगर ये कहीं मीटिंग पॉइंट पे नहीं आएंगे, अगर यूएस अपनी थोड़ी पोजीशन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डाइल्यूट नहीं करेगा, और वो जो पहले JCPO हुआ था और जो ओमान में सहमति बनी थी उस फ्रेमवर्क के अंदर किसी डिसीजन पे नहीं आएगा, या थोड़ा बहुत कंसेशंस नहीं देगा उनकी डीफ्रीज करना एसेट्स को या कुछ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब आपदा आ गई है, पूरी दुनिया की पूरी इकोनॉमी खराब हो रही है, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि दुनिया भर की मिडिल पावर्स क्या कर रही है इसको लेके, इसका समाधान लेने के लिए किसी पे भी कोई प्रेशर बना रहा है? मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं है बनाता हुआ कि कोई रशिया के ये अमेरिका के ये सोच के बैठे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे जाके। ईरान पे गिरे चुने लोग हैं जो थोड़ा प्रेशराइज कर, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, इस लिहाज से कि अगर पूरी दुनिया में ये क्राइसिस है जो अब प्रिवेल कर रहा है, पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले रहा है, तो फिर बाकी सबको वो आंच लग क्यों नहीं रही है कि वो एक प्रेशर ग्रुप बनाएं और फिर उस हिसाब से दुनिया से बात की, अमेरिका और ईरान से बात की जाए? आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात आपने कही हमारे दर्शकों के लिए,
हाँ आंचल सर ये कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से जब बातचीत की शुरुआत होती है तो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच रहती है, मतलब हमको जो लगता है मैक्सिमम हम मांग सकते हैं वो हम मांगते हैं, और दूसरी पार्टी को जो लगता है वो मैक्सिमम मांग सकता है वो मांगता है, लेकिन बीच में एक मीटिंग पॉइंट होती है, बीच में एक मीटिंग पॉइंट होता है जहां जाकर ये बात बनती है। लेकिन ये तो कितने दिनों से हो रहा है अमिताभ सर, और ये अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप टाइम की भी बात करने लगे हैं कि द क्लॉक इज टिकिंग। इस हिसाब से अब अनंत काल तक तो शर्तें ना मानी जाएं, केवल एक दूसरे को प्रपोजल्स दिए जाएं, हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम यहां हर गुजरते दिन के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होता जा रहा है। देखिए अमेरिका के सामने समक्ष क्या है, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ईरान के समक्ष क्या है कि वो तो सब पहले से सब कुछ लुटा चुका है, अब कुछ बचा नहीं है और ज़्यादा लूटने के लिए। तो वो इस पोजीशन में है कि दुनिया को ब्लैकमेल करे, अमेरिका को ब्लैकमेल करे, ऑयल के प्राइसेस को वो कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह इजराइल का हस्तक्षेप वेस्ट एशिया में कम हो, वो करता जा रहा है। और इसमें इजराइल की भी भूमिका कम नहीं है। आप ये देखिए, अगर वेस्ट एशिया में ईरान अटैक कर रहा है, यूएई में सबसे ज़्यादा कर रहा है, आज 3 ड्रोन सऊदी अरेबिया की तरफ भी उसने छोड़े, तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर एक सीक्रेट ट्रिप हुई थी जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू यूएई गए थे, उसको उन्होंने पब्लिक कर दिया, यूएई मना कर रहा है। अब जो इजराइल और अमेरिका ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या वेस्ट एशियन स्टेट्स क्या ईरान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देंगे। तो इस डेलिकेट सिचुएशन में इजराइल हैज नथिंग टू लूज, यूएसए के समक्ष जो अभी समस्या है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वहां $3 पर बैरल था, अब $4.5 और इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट सस्टेन करना है हर दिन, सस्टेन करना है। और इसके चलते आज ही एक पोल आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, जिसमें ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। अगले जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, मिड टर्म, उसमें हो सकता है हार जाए। तो ईरान ये बात जानता है कि दे हैव नथिंग टू लूज, कुछ खोने के लिए नहीं है, और अमेरिका उस पर हावी नहीं हो पा रहा है, और इजराइल हावी होने देना नहीं चाहता है। और इजराइल का लॉन्ग टर्म इंटेंशन क्या है मैं बताऊं दिनेश जी, कि वो कहते हैं ना मोविंग द ग्रास, यानी घास को काटते रहना चाहिए जब जब वो उग जाए। और वही पॉलिसी उसने हमास के साथ खेली थी, हिजबुल्लाह के साथ, शायद वही पॉलिसी वो इजराइल के साथ भी करना चाहता है कि जहां ये चढ़े फिर हम उन पर अटैक कर दें या कुछ मिसाइल फेंक दें। तो ईरान ये बात बखूबी जानता है, इसीलिए वो किसी ना किसी तरह सिक्योरिटी गारंटी चाह रहा है। वो दुनिया में घूम रहे हैं, रूस जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं कि कहीं कोई बात बने, लेकिन दुनिया में इस बात पे तो मुतयक्किद है कि हॉर्मुज को क्लियर करना। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि असल में ये सब हो जाता अगर इजराइल चाहता? इजराइल नहीं चाह रहा है इसलिए बात नहीं बन पा रही है, क्या नटशेल में इसको ऐसे समझा दें अपने दर्शकों को? बिल्कुल। और आपने शुरुआत में ही जिक्र किया कि जब जब ट्रंप साहब से बात करते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो टेंस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल को इस पूरे प्रोसेस से या तो अलग रखा जा रहा है या कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है।